चैप्टर का नाम है जैसे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि हमने चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा है। You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food. Plants अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से, राइट। बट एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। एनिमल्स अपना फूड कहाँ से लेके आते हैं? वो प्लांट से डिराइव करते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या फिर इनडायरेक्टली प्लांट उस एनिमल को खाते हैं जो एनिमल प्लांट को खाता है, राइट। So animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. I think समझ में आएगा। Some animals eat both plants and animals, है ना। तो कुछ कार्निवोर्स भी होते हैं, कार्निवोर्स नहीं, कुछ ओमनिवोर्स होते हैं जो दोनों को खाते हैं। Recall that all organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body. So again हम इसको recall ऐसे करेंगे कि humans या फिर सारे ऑर्गेनिज्म ले लो, उनको क्यों चाहिए फूड? सो दैट उनका ग्रोथ हो सके, उनकी बॉडी में जो भी चीज़ें चोट लग गई या फिर कुछ भी डैमेज हुआ पार्ट तो उसको रिपेयर कर सकें और फंक्शनिंग हो जाएगी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। यहाँ पे एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। एनिमल न्यूट्रिशन में जो है हम न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, कौन सा मोड है फूड लेने का एंड बॉडी उसका यूटिलाइजेशन कैसे करती है। वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगेन आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि फूड जो है उसमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड रफेज। इसके बारे में अगेन आपको याद होगा, नहीं तो फिर आने वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी न्यूट्रिएंट है वो क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। इन्हीं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते। इनको ब्रेक किया जाता है इन द सिंपलर सब्सटेंस। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, यहाँ देख सकते हैं ये बनाया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इनको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा जाएगा। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। फूड का सिंपलर सब्सटेंस में टूटना ही डाइजेशन कहलाता है। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अलग अलग तरीके जिसके थ्रू बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है फूड को लेते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। हमें डिफरेंट होता है। जैसे बीज एंड हमिंग बर्ड, ये जो है सक करती हैं नेक्टर को प्लांट से, ठीक है। प्लांट का जो नेक्टर होता है उसको सक करती है कौन? बीज एंड हमिंग बर्ड। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क, ठीक है। मदर के मिल्क पे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके इन्फेंट्स एंड बहुत सारे और एनिमल हैं जो मदर के मिल्क पे डिपेंड होते हैं। वहीं पे स्नेक जो है लाइक पाइथन, वो स्वेलो करता है, गटकना जिसको बोलते हैं। एनिमल्स दे प्रे अपॉन, जो एनिमल्स उनका प्रे है उसको वो स्वेलो करते हैं। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर करते हैं टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, इसका मतलब जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, वो अपने सराउंडिंग में जो टाइनी फूड पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको फिल्टर करते हैं, उनको अपनी बॉडी में लेते हैं। इसमें कहने का मतलब यही है कि सारे एनिमल्स बिना फूड के तो रहेंगे नहीं, लेकिन सबका तरीका जो होता है वो डिफरेंट होता है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। और इसको ध्यान भी रख लेना कि बीज, हमिंग बर्ड का क्या तरीका है, वहीं पे स्नेक क्या करते हैं, उसमें पाइथन में आगे आने वाले में ये एक्टिविटी भी दिखाई गई है जो कि आपको खुद से करनी है। मैंने यहाँ पे कर दिया है। जैसे स्नेल है, स्नेल क्या खाता है? इंसेक्ट एंड लीव्स को खाता है। तो उसका क्या है मोड ऑफ फीडिंग? स्क्रैपिंग, स्क्रैप करके, ठीक है, खुद मतलब कि एक तरीके से बोलना उसमें खुदाई करके जो लीव्स हैं उसमें से वो उस पत्तियों को तोड़ तोड़ के वैसे स्क्रैप करके खाता है, तो स्क्रैपिंग हो गया। वहीं पे एंड जो है वहां पे जो चींटियां होती हैं वो फूड पार्टिकल्स खाती हैं, चीविंग हो गया उनका सिंपल। ईगल जो है वो स्मॉल एनिमल्स पे डिपेंड होता है, वो कैप्चर करता है एंड स्वेलो करता है, कैप्चर एंड स्वेलिंग। वहीं पे हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड नेक्टर ऑफ फ्लावर लेती है, वो सक करती है, जो कि हमने ऊपर देखा। तो हमिंग बर्ड का है फ्लावर के नेक्टर को जो है वो सक करती है, तो सकिंग हो गया। लाइस ब्लड, ह्यूमन बीइंग का ब्लड पीते हैं, जो है इसका भी सकिंग हो गया। मॉस्किटो अगेन ब्लड, सकिंग हो गया। बटरफ्लाई जो है वो फ्लावर के नेक्टर को लेती है, साइफनिंग इसका प्रोसेस हो गया। साइफनिंग क्या होता है? एक तरीके से सकिंग से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका जो है ना ट्यूब लाइक जो होती है टंग होती है, तो वो फ्लावर का जो नेक्टर है ना, वहां से वो ब्लड जो
नेक्टर है उसको बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम तक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, वहां तक साइफनिंग करके एक तरीके से निकाल करके लेके जाती है, ये कहने का मतलब है। हाउस फ्लाई जो है वहां पे ऑलमोस्ट सारी चीजें खाती हैं, तो इसका भी साइफनिंग ही हो गया। तो बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई का जो टंग का स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूब लाइक होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम तक जाता है वो ट्यूब, और वो साइफनिंग निकाल करके एक तरीके से लेती है। आई होप आपको ये टेबल समझ में आया होगा। अगेन स्नेल का स्क्रैपिंग, एंड का चीविंग, ईगल का जो है कैप्चरिंग एंड स्वेलिंग, और यहाँ पे स्वेलिंग नहीं स्वेलो, लाइस सकिंग, हमिंग बर्ड सकिंग, मॉस्किटो सकिंग, बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई साइफनिंग। ठीक है, यहाँ पे एक अमेजिंग फैक्ट इन्होंने डिस्कस किया है कि जो स्टार फिश होती है ना, इस तरीके के स्टार की तरह दिखती है, वो जो फीड करती है ना उस एनिमल को फीड करती, एनिमल को वो खाती है कि जो कवर्ड होता है हार्ड सेल के थ्रू। हार्ड सेल को किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसको वो खाती है। सो इसमें क्या करती है, आफ्टर ओपनिंग द शेल, जो शेल होता है ना उसको ओपन करने के बाद स्टार फिश जो होती है पॉप अप करती है, मतलब अपने स्टमक को बाहर निकालती है, किसके थ्रू, माउथ के थ्रू, टू ईट सॉफ्ट एनिमल्स इनसाइड द शेल। जैसे ही जो हार्ड शेल है ना कैल्शियम कार्बोनेट का जो बना हुआ है, उसको जैसे ही ओपन होता है, ये स्टार फिश जो है अपने स्टमक को माउथ के थ्रू बाहर निकालती है, एंड उसको फूड को अंदर ले लेती है। तो देन स्टमक गोज बैक इनटू द बॉडी, एंड फूड इज ऑलवेज फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। इस तरीके से फूड का डाइजेशन होता है स्टार फिश के अंदर। तो ध्यान रखना है ऐसा कुछ स्टार फिश में होता है। सो वो कैल्शियम उस एनिमल पे फीड करती है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जैसे ही शेल ओपन होता है, स्टार फिश का माउथ बाहर आता है, एंड फिर वो फूड को अंदर ले जाती है। आई होप क्लियर हुआ होगा। नाउ अब हमें पढ़ना है डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन कैसे होता है। एज वी नो कि हम सभी खाना खाते हैं, वी टेक इन फूड थ्रू माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। सो हम फूड को खाते हैं माउथ में, माउथ के थ्रू एंड डाइजेशन होता है, फिर उसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं। अनयूज पार्ट जो होता है वो आर डिफेकेटेड। उसके बाद है हैव यू एवर वंडर दैट व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी। सो सिंपल से कहने का मतलब है कि फूड खाया हमने, उसका जो भी यूजफुल पार्ट था, जो भी उसका हमें न्यूट्रिएंट मिला, हमने उसको यूटिलाइज किया। बाकी जो पार्ट है डेफिकेटेड हो जाता है। तो कभी आपको ऐसा समझ में आए कि बॉडी के अंदर ऐसा होता क्या है जिसके थ्रू ये चीजें डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, ये चीजें अलग हो जाती है। सो जो फूड होता है ना वो कंटिन्यूअस कैनाल में पास होता है, जो कि शुरू होता है कहाँ से, बक्कल कैविटी से, एंड एंड होता है एट एनस, राइट। वो भी हम डायग्राम में देखेंगे बक्कल कैविटी कहाँ है, एनस कहाँ है। सो यहाँ पे इस कैनाल में डिवाइडेड होते हैं कई सारे पार्ट। यहाँ पे कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट्स में डब्बा होता है एक तरीके से, तो बहुत सारे डब्बे में डिवाइड होता है, जिसका नाम है बक्कल कैविटी, फूड पाइप जिसको हम इसोफेगस भी बोलते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन रेक्टम एंड एनस। सो ये 6 कंपार्टमेंट हो गए बेसिकली। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे एंड होता है हमारा फूड का पूरा सिस्टम, राइट। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, क्या आपको देखने से नहीं लगता कि बहुत बड़ा रास्ता है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म एलिमेंट्री कैनाल। तो कभी भी डाइजेस्टिव पार्ट को, डाइजेस्टिव ट्रैक को हम अगर नाम पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है एलिमेंट्री कैनाल उसको बोलते हैं। The food components gradually get digested as food travel through the various compartments. तो सिंपल है, फूड धीरे धीरे यहाँ से आपने माउथ से खाना खाया, बक्कल कैविटी इसोफेगस, मतलब बक्कल कैविटी माउथ का पार्ट है, वहां से शुरू होकर ये जितने रास्ते में होके जाएगा ना, यहाँ पे डाइजेशन इसका होता रहेगा, एंड एंड में यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ठीक है, सो यहाँ तक आने का रास्ता जो है ये डाइजेशन ही दिखा रहा है, राइट। अब क्या होता है यहाँ पे, द इनर वॉल्स जो है स्टमक की, जो अब यहाँ पे है स्टमक की जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें बहुत सारी ग्लैंड होती हैं, है ना, ग्लैंड एसोसिएटेड ये होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड एंड लिवर एंड पैनक्रियास। ये रास्ते में मिलते हैं इनको। ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं, जिसके थ्रू हमारा जो फूड है ना वो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है ना। डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस, है ना। इन्हीं की वजह से अदरवाइज हमारा फूड बाहर ही रखा रखा सड़ जाता है, उसमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे स्टमक में ऐसी चीजें होती हैं जिसका नाम है स्लाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियास, जो कुछ सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूस, जिनके थ्रू कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हो रहा है। सो द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, इनको हम टुगेदर डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। सो
अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे लेटर. नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. तो यहाँ पे डिस्कस करने से पहले हम जो है इस डायग्राम को ध्यान से देख लेते हैं. सो देखो, ये बक्कल कैविटी हुआ. यहाँ पे मैंने बताया माउथ का पार्ट होता है. यहाँ से आपने खाना को च्यू किया और यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड भी होती है ना. तो च्यूइंग के साथ स्लाइवरी ग्लैंड मिक्स हो, जो स्लाइवा है ना वो फूड में मिक्स हुआ. उसके बाद आपने इसको गटक लिया. फिर ये ईसोफेगस है, ठीक है, ये ईसोफेगस है. यहाँ से फूड पाइप के थ्रू स्टमक में आ गया. स्टमक में आने के बाद जो है ये स्टमक हुआ. यहीं पे लिवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ये पैनक्रियाज है. यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होंगे. अगेन उसके बाद फूड में सारा मिक्सअप हो जाएगा. फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद सारे न्यूट्रिएंट जो है वो सारे अलग होंगी. अभी हम बाद में फंक्शन और पढ़ेंगे कि क्या होता है इन सब पार्ट में. अभी इन जनरल आप देख लो. उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. ये स्मॉल है बीच वाला और ये लार्ज है. यहाँ से फिर ये लार्ज में जाता है. फिर अगेन यहाँ पे एनस के थ्रू, ये रेक्टम है, फिर ये एनस, ये बाहर आ जाता है. जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होते हैं जिसको हम डिफेकेटेड बोलते हैं, तो ये जो है एनएस के थ्रू बाहर आ जाता है. आई होप आपको ये सिंपल डायग्राम क्लियर हुआ होगा. सो अब चलते हैं द माउथ एंड बक्कल कैविटी. पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी मैंने डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ा बहुत समझा दिया है. फूड इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू द माउथ. माउथ के थ्रू हम फूड को लेते हैं. प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. तो इंजेशन आपको ध्यान रखना है कि जो आपने मुंह में खाना लिया ना, उसी प्रोसेस को हम इंजेशन बोले. माउथ के थ्रू बॉडी में फूड का जाना. उसके बाद वी च्यू द फूड विथ टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस. ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, है ना. तो वो हम अभी टीथ में भी पढ़ेंगे. वो आपको तो पता ही होगा, सबके दांत होते हैं. तो ये गम्स में सेपरेट सॉकेट में सारे टीथ जो होते हैं वो लगे होते हैं. तो उनके थ्रू हम सिंपलर सब्सटेंस में स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते हैं. आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. अगेन हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे. जितने भी टीथ होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. चीविंग के लिए और कटिंग के लिए अलग अलग टीथ होते हैं. अकॉर्डिंग दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स. तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे टीथ होते हैं. पहले यहाँ पे ये जो इन्होंने दिया है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ में डिफरेंस, वो पढ़ लेते हैं. देखो, डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो. आपको ध्यान होगा जब आप 4th 5th में होते हैं, 3rd में, तो आपके दांत जो है कुछ 1-2 टूट जाते हैं. सो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी. जब छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो ग्रो होता है ना, वो 6 to 8 ईयर्स के बीच में वो गिर जाते हैं. इसी को हम मिल्क टीथ बोलते हैं. द सेकेंड सेट ऑफ टीथ सेट दैट रिप्लेस देम आर कॉल्ड परमानेंट टीथ. तो जो हमारे बचपन में दांत गिर जाते हैं वो मिल्क टीथ होते हैं. उसके बाद जो नए दांत आते हैं उसको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं. द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट द लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज. सो आपके जो दादा दादी कभी बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो उनके दांत आपने देखे होंगे, तो वो परमानेंट टीथ जो होते हैं वो उनके टूट जाते हैं ड्यू टू ओल्ड एज. ठीक है. और कुछ डेंटल डिजीज हो जाती है, उसकी वजह से भी कभी कभी लोगों को निकलवाना पड़ जाता है. राइट. तो ये मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ में डिफरेंस था. आपको ध्यान देना है. कभी भी पूछा जाए तो ये ध्यान लो, मिल्क टीथ इन्फेंसी में जो चाइल्डहुड में होती है, परमानेंट टीथ मिल्क टीथ के बाद आती है. ठीक है. नाउ बूझो का अगेन क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में. बूझो इज फैसिनेटेड बाय द हाईली कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर 2.2. सो ये जो भी मैंने दिखाया ना, स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे कॉइल्ड है. He wants to know its length. What would you like to make a wild guess? क्या आप बता सकते हो कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ क्या है? We have given its approximate length on 16 पेज नंबर. Just imagine how such a long structure is accommodated in a small space within our body. So सिंपल से कहने का मतलब ये है इनका कि पहले तो आप गेस करो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, उसकी लेंथ क्या है. एक्यूरेट लेंथ जो है पेज नंबर 16 पे बताया गया है, लेकिन अभी आप गेस करो. एंड उसमें एक और पूछा है कि क्या आपको देखने से नहीं लगता कि कितना इमेजिन करो कि इतने छोटे से स्पेस में इतनी बड़ी चीजें कैसे वो उनको एकोमोडेट किया गया है. सो सोचने वाली बात है. स्मॉल इसका नाम भले है, ठीक है, लेकिन ये बड़ी है, बड़ा है, लेकिन ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको स्मॉल नाम दिया गया है. और ये जो लार्ज है ना, ये छोटी है स्मॉल इंटेस्टाइन से, लेकिन ये देखने में बड़ा लग रहा है, इसलिए लार्ज इसको बोला गया था. ठीक है. ये फैक्ट है. इसकी एग्जैक्ट अभी लेंथ हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी ये ध्यान लो, स्मॉल का नाम स्मॉल जस्ट इसलिए क्योंकि देखने में स्मॉल लग रही है, बट बल्कि लेंथ में लार्ज से बड़ी है. ठीक है.
सो चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम एक्टिविटी 2.2। वॉश योर हैंड्स, लुक इन टू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। सो आपको ये करना है, वीडियो को पॉज करके हाथ धुल के आओ और काउंट करो। यूज इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड? कितने टाइप के टीथ आपको मिलेंगे? टेक अ पीस ऑफ एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। उसको खाओ एंड जस्ट पता करो। विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग? बाइट करने के लिए, कट करने के लिए आप कौन सा टीथ यूज करते हो? एंड विच वन फॉर पियर्सिंग, है ना, एंड टीयरिंग। ऑल्सो फाइंड आउट वंस दैट आर यूज टू चिविंग एंड ग्राइंडिंग। सो देखो कितने टाइप, कितनी चीजें हो गई, बाइटिंग, कटिंग, एंड यहाँ पे पियर्सिंग एंड टीयरिंग, एंड ऑल्सो यहाँ पे चिविंग एंड ग्राइंडिंग। सो ये जो भी चीजें है ना, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 चीजों के लिए अलग अलग दांत होते हैं हमारे। देखो यहाँ पे जो सामने का होता है ना, 4 जो है ऊपर नीचे के, मतलब 8 जो होते हैं वो इंसीजर हो गए। ध्यान देना, नीचे वाला लोअर जॉ एंड अपर जॉ, उनमें सब में 4 होते हैं, नीचे और ऊपर दोनों में 4, 8 हो गए इंसीजर। उसके साइड का जो होता है ना, एक कैनाइन हो गया, ये रहा, ये और ये, उसके जस्ट साइड वाला एक एक जो है वो कैनाइन हो गया, मतलब ऊपर नीचे 4 कैनाइन हो गए। उसके बाद 2 जो होते हैं उसके साइड में, उन दोनों के साइड में जो है, अगर हाफ में डिवाइड करोगे दोनों पार्ट में, तो ये दोनों प्रीमोलर हो गए। ठीक है, तो ये 4 और ऊपर नीचे मतलब 8 प्रीमोलर हो गए। और ये पे 3 और ये 3, 6 और ऊपर भी 6। सो इसका मतलब 12 जो है वो हमारे पास मोलर हो गए। ठीक है, ये पे 1 2 3 ये, और ये 1 2 3 6, और ऊपर भी 6 होंगे, तो 6 + 6 12 हो गए, तो 12 मोलर हो गए। 12 मोलर हो गए। प्री मोलर जो है हमारे पास कितने हो गए, 8 हो गए। कैनाइन जो हमारे पास 4 हो गए। इंसीजर जो हमारे पास कितने हो गए, काउंट करके बताओ, 8 हो गए। तो इन सबको अगर काउंट करोगे तो कितने होंगे, 32। ठीक है, क्योंकि ये 16 हो रहा है तो 16 का डबल 32 होता है। सो अब देखो यहाँ पे मैंने एक टेबल जो बनी थी, टेबल 2.2 में मैंने इसको फिल कर दिया है। कटिंग एंड बाइटिंग के लिए जो टीथ यूज करते हैं ना, उसको इंसीजर बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कुछ भी अगर आपको काटना है तो आप आगे वाले दांत से ही काटोगे। अभी भी काट के देखो, चाहे पेन को ही मुंह में काटने को सोचोगे तो इंसीजर ही काम आएगा। सो नीचे के इंसीजर और 4 और ऊपर के, तो ये पूरे 8 हो गए। तो 8 हम इंसीजर को यूज करके कटिंग एंड बाइटिंग करते हैं। वहीं पे कैनाइन जो उसके बगल वाला है, ये वाला, ठीक है, ये कैनाइन जो है कितने ऊपर नीचे कितने हो गए, 4 हो गए। तो इस कैनाइन को हम टीयर करने के लिए, कोई चीज अगर हमें फाड़ना होगा, टीयर करना होगा, तो हम इसको यूज करेंगे, किसको, कैनाइन को। अब अगेन चीविंग, जो चबाने वाला, कभी भी खाना खाते हैं तो हम पीछे के दांत से प्री मोलर एंड मोलर का यूज करके ही खाना जो है खाते हैं। ठीक है, सो जो प्री मोलर होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है, और जो मोलर होते हैं वो 6 होते हैं। तो इसका मतलब 20 पूरे हो गए, ऊपर नीचे के मिला के हम चीविंग एंड ग्राइंडिंग करने के लिए 20 टीथ का यूज करते हैं। तो टोटल जो है हमारे पास कितने हो गए यहाँ पे, 32 हो गए। ठीक है, तो आप कहोगे मैम अभी तो हमारे पास 32 दांत है ही नहीं, लास्ट वाले ना नहीं आए रहते हैं 22 21 एज में। अभी भी आप काउंट करोगे तो आपको 28 ही मिलेंगे। ठीक है, सो ऐसा मत सोचना कि हमारे पास दांत कम है। सो ये पूरा ये उन्होंने बताया कि जब हम बिल्कुल अडल्ट हो जाते हैं तब आता है। सो नेक्स्ट पेज पे, आवर माउथ है स्लाइवरी ग्लैंड्स विच सिक्रीट स्लाइवा। अगेन हमने बताया कि स्लाइवरी ग्लैंड होती है हमारे माउथ में, एंड जो फूड के साथ वो मिक्सअप हो जाता है, फिर इसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में आता है। सो अब हमें जानना है कि स्लाइवा ऐसा करता क्या है ना। डू यू नो द एक्शन ऑफ स्लाइवा? वही जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें एक टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब बी है। ठीक है, और ए और बी हमें लेबल करना है। यहाँ पे वही चीज लिखी है जो मैं आपको बता रही हूँ। 1 चम्मच इसमें राइस डालना है, 1 चम्मच इसमें, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में हमें जो है चिव करके चबा के डालना है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, 1 टीस्पून एक में राइस डालना है। टेस्ट ट्यूब बी में हमें बॉइल्ड राइस आफ्टर चिविंग, मतलब उसको चबा के फिर 3 से 5 मिनट तक चबाना है, फिर उसको हमें एक टेस्ट ट्यूब में डालना है, ये बी है। उसके बाद क्या करना है, 3 से 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ। डिफरेंस क्या था, एक में हमने वैसे ही बॉइल्ड राइस डाल दिया, एंड दूसरे में हमने क्या किया, थोड़ी देर चबा के फिर डाला। और फिर उसके बाद क्या करना है, 3 से 4 ml वाटर डालना है दोनों टेस्ट ट्यूब में। ये रहा, दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने वाटर डाल दिया। अब क्या करोगे, आपको नाउ पोर 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन आपको अगेन याद होगा, हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, स्टार्च को देखने के लिए आयोडीन टेस्ट किया था ना उसको। सो आयोडीन सोल्यूशन इसलिए डालना है टू ऑब्जर्व
test tube and observe why there is a change in color in the test tubes. जैसे ही आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो कलर में चेंज आएगा. ये देखो जैसा था वैसा ही है. ठीक है, यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में कोई भी चेंज नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे चेंज हुआ है. डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट एंड टीचर. उसके बाद आपको डिस्कस करना है. सो अगेन सिंपल सा कहने का मतलब है, स्लाइवा जो है ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर. क्योंकि हमारे जो माउथ में स्लाइवा होता है ना, वो उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है. किसको? फूड को. इनटू डाउन द स्टार्च इनटू शुगर. शुगर बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो हमें न्यूट्रिएंट मिल गया. तो स्लाइवा का काम ही है स्टार्च जो हमने खाना खाया था उसको ब्रेक डाउन किया शुगर में. सो यहाँ पे वही है. ये वाटर, इन्होंने बॉइल्ड राइस ये था, ये आयोडीन सोल्यूशन, ये कलरलेस हो गया, ये ऐसे के ऐसे ही रहा. द टंग इज, अब बात आती है, अब हमें टंग के बारे में पढ़ना है. आई होप आपको समझ में आ गया स्लाइवा का फंक्शन. स्लाइवा का फंक्शन स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना, ब्रेक डाउन करना. सो आगे हम देखेंगे टंग के बारे में कि टंग कैसे होती है. टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन जो अटैच होती है बैक टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी. जो हमारी बक्कल कैविटी होती है उसके पीछे से वो अटैच्ड होती है और ये फ्री होती है एट द फ्रंट, है ना. तो जिसकी वजह से हम सारे डायरेक्शन में अपने टंग को मूव कर सकते हैं. डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? क्या आपको टंग का फंक्शन पता है? पहला तो फंक्शन यही है कि वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग. बात करने के लिए हम टंग का यूज करते हैं. इसके अलावा भी क्या काम है? ये मिक्स करता है स्लाइवा को अपने हमारे फूड के साथ. ठीक है, बिसाइड इट मिक्स स्लाइवा विद फूड ड्यूरिंग द चीविंग. जब भी हम फूड मुंह में लेते हैं उसको चेव करते हैं, सो ये स्लाइवा को उससे मिक्स करता है. एंड स्वेलिंग फूड को गटकने के लिए काम में आता है. राइट. वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग. हम टंग की हेल्प से फूड को टेस्ट करते हैं. ये कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, तीखा है, कैसा है, तो ये सब कौन करता है? टंग. इट हैज टेस्ट बर्ड. अब टंग पे जो है टेस्ट बर्ड होता है जिसकी वजह से हम डिटेक्ट कर पाते हैं टेस्ट कैसा है फूड का, है ना, आइदर स्वीट और बिटर. अब हमें वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी. अब यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिविटी दी है जिसके हेल्प से हम इस फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा जो है टेस्ट कौन से पार्ट पे होता है. यहाँ पे वैसे भी इन्होंने दिखाया, देख सकते हैं, ये टेस्ट बर्ड है जो ये दिखाया गया है. रीजन्स ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट. डिफरेंट टेस्ट बर्ड यहाँ पे प्रेजेंस होते हैं हमारे टंग पे. एक्टिविटी है जो कि स्कूल में आप कर सकते हो. सिंपल सा करने का मतलब ये है कि आपको बस ये पता करना है कि कौन सा टेस्ट है, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, तीखा है, कौन सा है. वो स्कूल में करो जिसके थ्रू पता चल जाएगा जो यहाँ पे इन्होंने करवाया है. मैं आपको यहाँ पे ये बताती हूँ टीथ में होने वाली जो बीमारी है, स्वीट्स एंड टूथ डिके. नॉर्मली जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर नॉट हार्मफुल. वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं. लेकिन if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. अगर हमने खाना खाया और अपने माउथ को वॉश नहीं किया, सो जो हार्मफुल बैक्टीरिया ना वो उसमें रहने लगेगा एंड ग्रो होने लगेगा. These bacteria break down the sugar present from leftover food and release acids, जो कि चैप्टर 5 में हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे. This acid gradually damage the teeth. कहने का मतलब है कि खाना खाने के बाद आपको माउथ वॉश करना है. अदरवाइज जो उसमें बैक्टीरिया है, जो हमारा फूड थोड़ा बहुत टीथ में फंसा रह जाता है ना, उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो उसमें रहने लग जाएगा एंड ग्रो होने की वजह से वो एसिड प्रोड्यूस करेगा. किसको? शुगर को. जो शुगर प्रेजेंट है ना फूड में, उसको ब्रेक डाउन करके जो है वो रिलीज करेगा एसिड को. एसिड की वजह से हमारे टीथ डैमेज हो जाएंगे, जिसको हम टूथ डिके बोलते हैं, मतलब दांत का खराब होना. इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर हमने सही से टाइम पे इलाज नहीं किया, इट कॉजेज सीवियर टूथएक. इन द एक्सट्रीम कॉज रिजल्ट टूथ लॉस, जिसकी वजह से आपको दर्द होगा दांतों में और आप दांत को खो भी सकते हो. चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके. तो बेसिकली ये सारी चीजें जो है ना दांतों का दुश्मन होती हैं, कहने का मतलब है. देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद ब्रश और दातून एंड डेंटल फ्लॉस. स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है जो मूव बिटवीन टू टीथ टू टेक आउट ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स. कहने का मतलब है जो दो दांतों के बीच में फूड पार्टिकल फंस जाते हैं उनको हटाने के लिए हम डेंटल फ्लॉस का यूज करते हैं. अदरवाइज आप ब्रश का यूज करके जो दांतों के बीच में फंसे हुए फूड पार्टिकल उनको निकाल सकते हो. एटलीस्ट ट्वाइस अ डे करना चाहिए एंड अपने माउथ को रिंस करना चाहिए आफ्टर एवरी मील. ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश ऑब्जेक्ट इन माउथ.
सो बिना हाथ को धुले मुंह में उंगली को नहीं डालना चाहिए, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं डालना चाहिए, अदरवाइज जो है बैक्टीरिया जाएगा हमारे बॉडी के अंदर। अब बात करते हैं कि जब हम कभी कभी खाना खा रहे होते हैं तो हमें हिकअप क्यों आते हैं। ऐसा इसलिए कि हम जब जल्दी जल्दी में खाना खा रहे होते हैं या फिर बात कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, सो हिकअप आ जाता है, चोकिंग सेंसेशन होने लगती है। ये ऐसा इसलिए होता है कि जो फूड पार्टिकल है ना वो विंड पाइप में एंटर कर गया है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो विंड पाइप है क्या करती है, एयर को नॉस्ट्रिल से लंग्स तक लेके जाती है, एंड फूड पाइप फूड को ले जाएगी, एंड दोनों साथ साथ चलती है। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, ठीक है। विंड पाइप एंड फूड पाइप साथ साथ चलती हैं। तो कभी कभी क्या होता है, अगर हम बात कर रहे हैं तो विंड पाइप तो अपना काम करेगी, एयर को नॉस्ट्रिल से लेके लंग्स तक जाएगी, लेकिन अगर आप बात कर रहे हो तो खाना खाते टाइम वो गलती से जो है विंड पाइप में फूड पार्टिकल चला जाता है, इसकी वजह से हिकअप आता है। सो होता क्या है, बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर कॉमन पैसेज, दोनों का कॉमन पैसेज होता है, ठीक है। इस जिसकी वजह से जो है वो प्रिवेंट करता है फूड को विंड पाइप में जाने से। इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, देन हाउ फूड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, तो कैसे वो प्रिवेंट करता है कि विंड पाइप में ना जाए। यहाँ पे तो कॉमन पैसे शेयर कर रहे हैं। सो होता ही इसलिए ऐसा है, ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग, जब हम गटक रहे होते हैं खाना, तो फ्लैप लाइक वॉल्व होता है जो कि विंड पाइप पे होता है, एंड ये गाइड करता है फूड को इनटू द फूड पाइप। सो ये गाइड करता है कि फूड को फूड पाइप में ही जाना है। लेकिन इन केस अगर आप बात कर रहे हो और ये तो एयर का काम कर रहा है, तो वो वॉल्व है ना वो कंफ्यूज हो जाता है, वो खुला ही रह जाता है, तो फूड पार्टिकल विंड पाइप में एंटर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हिकअप या फिर कफ आ जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, नाउ आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अब हम शुरू करेंगे फूड पाइप एंड इसोफेगस। The swallowed food passes into the food pipe or esophagus. Look at the figure 2.2. Food pipe runs along the neck. तो यहाँ पे इन्होंने ये दिखाया है इसको, मूवमेंट ऑफ फूड इन द इसोफेगस। ये फूड है, ये इसोफेगस है, स्टमक है, यहाँ पे फूड आएगा। और यहाँ पे पहली का एक क्वेश्चन है कि पहली वॉन्ट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वोमिटिंग। तो जब हमें उल्टी होती है, वोमिटिंग आती है, तो फूड ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे मूव करता है। तो इनके क्वेश्चन का आंसर हम आगे करते हैं। जो फूड होता है वो पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो फूड को पुश करने का काम कौन करता है, जो फूड पाइप है ना उसमें जो वॉल होती है वही उसको नीचे पुश करने का काम करती है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में उसकी वॉल ही जो है, जो भी पार्ट है उसकी वॉल उसको ही नीचे पुश डाउन करने का काम करेगी, जो डाउनवर्ड्स में जाएगा। तो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन, तो उनकी वॉल ही काम कर रही है। At times the food is not accepted by our stomach and is vomited out. So जब अभी तो पुश डाउन नीचे कर रहा है, इसका मतलब है फूड को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब हमारे बॉडी में फूड जा रहा है एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, सो अगर वो इसोफेगस हो गया तो इसोफेगस की वॉल जो है उसको एक्सेप्ट कर रही है, तभी तो नीचे जा रहे हैं। स्टमक में गई तो स्टमक भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट इन केस जो है अगर ये बॉडी पार्ट्स नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं ड्यू टू द सम रीजंस, है ना, तो जो फूड है वो वोमिटेड आउट, बाहर आ जाता है। Recall this the instance when you vomited after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents and teacher. So उन्होंने यही बोला है कि रिकॉल करो आपको कब वोमिटिंग हुई थी एंड डिस्कस करो उसका रीज़न। तो समटाइम्स फूड पॉइजनिंग हो जाती है या फिर हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो कुछ भी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से जो बॉडी पार्ट है वो एक्सेप्ट नहीं करता फूड, जिसकी वजह से वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नाउ द स्टमक में क्या है, कैसा होता है, स्टमक थिक वॉल बैग होती है ना, एक बैग होता है जो कि यू शेप में होता है। इट्स शेप इज लाइक फ्लैटेंड यू एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सबसे चौड़ा पार्ट, वाइडेस्ट पार्ट अगर पूछा जाए तो वो स्टमक होता है। ये रिसीव करता है फूड को फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड्स एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ये फूड को रिसीव करेगा फूड पाइप से, क्योंकि फूड पाइप कनेक्टेड होता है, इसोफेगस कनेक्टेड होता है स्टमक से, एंड दूसरा एंड जो होता है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। ठीक है, एट द अदर इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट म्यूकस। स्टमक की इनर लाइनिंग जो होती है वो म्यूकस को सिक्रीट करती है, एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। तो ये ध्यान रखना है क्या क्या सिक्रीट कर रहा है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। म्यूकस क्या करता है, अब यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो तीनों सिक्रीट कर रहा है उनका फंक्शन। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक की लाइनिंग को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, म्यूकस। और जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ आए हैं ना, एंटर अलोंग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक।
जिसकी जो हमने फूड खाया है हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में एंटर किया है, उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे ना, उसको जो है वो किल करने का काम करेगा कौन? HCl. सो यहाँ पे लिखा है मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट. सो एसिड का काम है बहुत सारे बैक्टीरिया जो एंटर किया उनको किल करना, एंड फूड को एसिडिक बनाना, एसिडिक मीडियम बनाना, एंड हेल्प करना डाइजेस्टिव जूस को एक्ट करने के लिए. जो डाइजेस्टिव जूस है ना उसमें उसको एक्ट करने के लिए बनाना, मतलब एक्ट करने के लिए मोटिवेट करना. द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस. सो आपको समझ में आ गया HCl का काम. और म्यूकस इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है जो हमारे स्टमक की वॉल होती है, एंड जो HCl होता है वो किल करता है बैक्टीरिया को, स्टमक को एसिडिक बनाता है, एंड हेल्प करता है डाइजेस्टिव जूस को एक्ट करने के लिए, सो दैट जो डाइजेस्टिव जूस है वो ब्रेक डाउन करे प्रोटीन्स को इनटू सिंपलर सब्सटेंस. ये था स्टमक का काम. नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली क्वाइल्ड होती है, अबाउट 7.5 मीटर. सो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसका नाम स्मॉल भले ही है, लेकिन वो सबसे लंबी जो है लंबी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है. इट रिसीव secretion from the liver and pancreas, besides its wall also secrete juice. so इसकी wall जो होती है वो भी secrete करती जूस. इसके अलावा ये रिसीव करती है लिवर से एंड पैनक्रियाज से क्या जो है रिसीव सिक्रीशंस, जो मतलब कि जो ये डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेंगे ना लिवर एंड पैनक्रियाज, उसको भी रिसीव करेगी. इसके अलावा ये खुद का भी जूस सिक्रेट करती है, जिसकी वजह से फूड जो है पूरा डाइजेस्ट होता है. ये था स्मॉल इंटेस्टाइन. अब आते हैं लिवर. लिवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड. लिवर एक ग्लैंड है जो अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन के राइट साइड में सिचुएटेड होता है. इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. सो आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है तो वो है लिवर. ये बाइल जूस को सिक्रीट करता है जो हमारे सैक लाइक स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर में जो है मतलब कि प्रेजेंस होता है. इट इज स्टोर इन द सैक लाइक कॉल्ड गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें बाइल जूस जो है स्टोर होता है. अब मैं आपको दिखाती हूँ. ये रहा, ये गॉल ब्लैडर हो गया, ये लिवर हो गया, और ये स्टमक हो गया. तो गॉल ब्लैडर देख रहे हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसमें क्या स्टोर होगा? यहाँ पे लिखा है बाइल जूस. बाइल जूस को कौन सिक्रीट कर रहा है? लिवर. सो लिवर से जो है बाइल जूस सिक्रीट हुआ, गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होगा. ठीक है. द बाइल प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट. फैट का डाइजेशन कौन करता है? वो है बाइल जूस. ठीक है, जो कि स्टोर हुआ है गॉल ब्लैडर में. नाउ द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक. अब मैं फिर से दिखाती हूँ पैनक्रियाज कहाँ पे है. यहाँ पे ये रहा स्टमक और ये रहा पैनक्रियाज. ये लार्ज इस तरीके का स्ट्रक्चर है. यहाँ पे हमने देखा क्रीम कलर्ड होता है जो कि जस्ट बिलो स्टमक के प्रेजेंस होता है. पैनक्रियाटिक जूस का काम क्या करना है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स को चेंज करना इनटू सिंपलर फॉर्म्स. बाइल जूस का काम था फैट को डाइजेस्ट करना, और यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस का काम है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स को चेंज करना सिंपलर फॉर्म में. राइट. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. उसके बाद है, यहाँ तक समझ में है, द पार्शली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all components of food. so यहाँ तक हमने देखा कि सारे ऑर्गन ने अपना अपना काम कर दिया. अब जो डाइजेस्ट हो गया, मतलब ऑलमोस्ट डाइजेशन खत्म हो गया है, अब आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में. ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके लोअर पार्ट में आएगा यहाँ पे. उसके बाद फिर सारे जो है सारी चीज़ें डाइजेस्ट हो गई हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड. है ना, सारे कंपोनेंट्स जो हैं फूड के उनका डाइजेशन हो गया है. नाउ द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू द सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड. सो डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद अब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ब्रोक हो जाएगा किसमें? शुगर में. शुगर जैसे कि ग्लूकोज, फैट फैटी एसिड में, एंड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन्स अमीनो एसिड में. तो यहाँ से ये चीज़ इनका काम खत्म होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में. अब इनका क्या, अब इसके बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा. एब्जॉर्ब करना है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब अब बॉडी के यूज में आएगा. द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स. अब जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया ना, जो हमने देखा है यहाँ पे ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, प्रोटीन्स में प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में हुआ, ये सारी चीज़ जाएंगी कहाँ पे? ये डाइजेस्टेड फूड है ना, तो ये अब जाएंगी ब्लड वेसल्स में इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन.
digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. इंटेस्टाइन के वॉल में ब्लड वेसल्स होती हैं, तो अब उसमें ये पास होके पूरी बॉडी में जाएंगी. दिस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन, जिसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन हो गया सारे न्यूट्रिएंट्स का. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक विलाई आउटग्रोथ्स. दीज आर कॉल्ड विलाई. ठीक है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती है जिसको हम विलाई बोलते हैं. कहाँ पे होती है? इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम विलाई बोलते हैं. सिंगुलर इसको हम विलस बोलते हैं. कैन यू गेस व्हाट इज द रोल ऑफ दिस विलाई? तो अब इसको अब बताना है इंटेस्टाइन में इनका काम क्या होता है. देखो, ये जो विलाई होती है ना, इंक्रीज करती है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. मतलब कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे सो दैट जो एब्जॉर्प्शन हो अच्छे से हो पाए फूड का. ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स. इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, थिन नेटवर्क होता है बेसिकली ब्लड वेसल्स का, टू क्लोज इट्स सरफेस. ठीक है, surface of the villi absorb digested food materials. The absorbed substance are transported via blood vessels to the different organs of the body where they are used to build complex substance such as proteins require the body. This is called assimilation. तो कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ें absorb हुई उस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोल रहे हैं. इसमें क्या होता है? इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. अब जो ग्लूकोज हमने एब्जॉर्ब किया है कार्बोहाइड्रेट से, वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा अगेन किसके हेल्प से? ऑक्सीजन के हेल्प से, इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज. ठीक है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलेगी. द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब यहाँ पे फिर से एक बार स्ट्रक्चर को देखो. यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी चीज़ें होंगी, ऑलमोस्ट डाइजेशन कंप्लीट होगा एंड जो भी चीज़ें निकलेंगी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, उनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा. उसके बाद इसमें विलाई लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा एंड ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ये जाएगा. अब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट बचा वो यहाँ से मूव करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि यहाँ पे रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. नाउ लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन अब आता है. लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. सो इसका क्या है? 1.5 मीटर. देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या था? 7.5 मीटर्स, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.5 मीटर. सो देखने से लार्ज मतलब ये इसका जो है देखने में लार्ज लग रहा है, इसलिए इसको हम 1.5 मीटर मतलब लेंथ है, इसलिए हम इसको लार्ज बोल रहे हैं क्योंकि देखने में लग रहा है. इसका फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्ब करना वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स. ये ध्यान रखना, वाटर एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन कर रहा है, वो भी अनडाइजेस्टेड फूड से. एंड द रिमेनिंग वेस्टेज पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज अ सेमी सॉलिड फेसेस. द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द इनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम. दिस इज कॉल्ड इजेशन. सो ये डेफिनेशन ध्यान रखनी. इजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ coming out of the undigested food basically. Facial matter removed through the anus time to time. This is called egestion. जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका बाहर आना ही इजेशन कहलाता है. लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली 1.5 मीटर का होता है. इसमें सॉल्ट एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी अनडाइजेस्टेड फूड से. सो आई होप आपको ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का काम समझ में आया होगा. एसिमिलेशन क्या होता है, इजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. अगेन एसिमिलेशन क्या होता है? जो भी चीज़ें हमने हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुई उसको ही एसिमिलेशन बोल रहे हैं. जैसे प्रोटीन हो जाए, कार्बोहाइड्रेट हो जाए, फैट्स हो जाए, प्रोटीन हो, इन सबको ही हम एसिमिलेशन बोल रहे हैं. नाउ इसी तरीके से हम देखेंगे कि ग्रास ईटिंग जो एनिमल होते हैं उनमें कैसा डाइजेशन होता है. हैव यू ऑब्जर्व काउ, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चीविंग कंटिन्यूसली. आपने कभी अगर आप गांव गए हो या फिर गांव में रहने वाले बच्चे हो तो उन्होंने देखा हो, आप देखे होंगे कि जो ये बफेलोज जो भी एनिमल्स होते हैं हमेशा अपने मुंह को ऐसे चलाते रहते हैं, मतलब चीविंग करते रहते हैं. ऐसा क्यों? मतलब जब वो खा नहीं रहे तब भी वो चीविंग करते रहते हैं. ऐसा इसलिए कि दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ द स्टमक, जिसको हम रुमेन बोल रहे हैं. इन्होंने जल्दी जल्दी खा, मतलब कि जो भी इनको ग्रास मिला ना, इन्होंने जल्दी जल्दी खा के उसको स्टमक में स्टोर कर लिया. कौन से पार्ट में? रुमेन में. जब इनको टाइम मिलेगा तो फिर वो उसको डाइजेस्ट करेंगे. वो ऐसा इसलिए होता है. हेयर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड,
है ना, क्योंकि उन्होंने जल्दी जल्दी उसको मुंह में ले लिया था। सो पार्शली डाइजेस्टेड फूड को हम कड बोल रहे हैं। बट लेटर क्या होता है, लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन द स्मॉल लम्स एंड द एनिमल्स च्यू इट। तो ये मतलब क्या है, इन्होंने जल्दी जल्दी जो खाना खाया उसको हम कड बोल रहे हैं। अब जब इनको खाली टाइम मिला, जब ये रेस्टिंग में है, तो ये कड वापस मुंह में आएगा स्मॉल लम्प के फॉर्म में। जब इसको ये च्यू करेंगे, उसको फिर वो चबाएंगे तो पूरा डाइजेशन होगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिमिनेशन। ठीक है, रमिनेशन या फिर रिमिनेशन, आई थिंक रमिनेशन बोलेंगे। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रमिनेंट्स, तो इनको हम रमिनेंट्स बोल देंगे। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। सेलुलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। सो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है, बट हम सेलुलोज को हम ह्यूमन बींग्स नहीं डाइजेस्ट कर सकते। सो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, ये डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया। रमिनेंट मतलब एनिमल का ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये रमिन होता है। यहाँ पे इन्होंने फूड को जल्दी जल्दी जो है मुंह में ले लिया और पार्शली डाइजेस्टेड है। अब जब इनको खाली टाइम मिलेगा तो यहाँ से स्मॉल लम्प बाहर आएगा, जिसको ये फिर से च्यू करेंगे और अच्छे से डाइजेस्ट होगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है इनका, और ये स्टमक का पार्ट हो गया, ये सीकम हो गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। तो ये पूरा पार्ट इन्होंने दिखा दिया है, राइट। अब क्या है, रमिनेंट जो होता है एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रमिन बोलते हैं, बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और जो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रमिन के बीच में ईसोफेगस होता है। तो ये देख सकते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये ईसोफेगस है, इसके बीच में रमिन है। तो उसमें रमिन में ही ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, रमिनेंट जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सेलुलोज होता है फूड का, इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। सो अगेन आपने एक क्वेश्चन यहाँ देखा होगा, बूझो ने पूछा है कि हम क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकते सेलुलोज को। तो उसका आंसर यही है, क्योंकि इनके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं स्पेशल टाइप के, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और हम ह्यूमन बींग्स में वो बैक्टीरिया नहीं होते। So far you have learned about animals which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have mouth and digestive system. हमने देखा कि कुछ एनिमल में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, माउथ होता है, बट ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड माउथ नहीं होता है। ठीक है, देन हाउ डू दे एक्वायर डाइजेस्टेड फूड, कैसे वो फूड लेते हैं, कैसे वो उसका डाइजेशन करते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल फाइंड अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। सो यहाँ पे ये है फीडिंग द डाइजेशन इन अमीबा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। रमेन का है, रमेन ये है पार्ट है जहाँ पे जो है कड वाला चीज आता है, उसके बाद फिर वापस यहाँ जाता है। ठीक है, सो अब देखेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक सेल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉन्ड वाटर में, जो तालाब वगैरह में पाया जाता है। अमीबा में सेल मेम्ब्रेन होता है एंड राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है, बहुत स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं इसके अंदर। इसके साइटोप्लाज्म में अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इस शेप एंड पोजिशन। देखो सिंपल से कहने का मतलब है, अमीबा एक सिंगल सेल्ड है जो कि पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन होते हैं, राउंडेड सेल मेम्ब्रेन, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं इसमें, इसके साइटोप्लाज्म में। अमीबा हमेशा अपनी पोजीशन को, अपनी शेप को चेंज करता रहता है। ऐसा क्यों? जब इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब है कि फॉल्स फीट, एक तरीके से फॉल्स फीट फॉर द मूवमेंट एंड कैप्चर द। जब भी इनको मूवमेंट करना होता है या फिर कोई फूड पार्टिकल दिखता है तो उसको कैप्चर करना है, सो ये जो है अपने शेप को एंड अपने पोजीशन को चेंज करते हैं। ये देख सकते हैं, ये रहा, ये न्यूक्लियस है, ये स्यूडोपोडियम ये बना दिया इन्होंने ये फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने के लिए, एंड ये फूड पार्टिकल इसके अंदर है। सो हमेशा इनका शेप जो है चेंज होता रहता है। अमीबा फीड्स ऑन द सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, तो उसी ऑर्गेनिज्म को खाएगा। ऑब्वियसली बात है, जब ये खुद ही माइक्रोस्कोपिक है तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को ही खाएगा। व्हेन इट सेंस फूड pushes out pseudopodia around the food particles and engulf it, the food becomes trapped in the food vacuole. So हमेशा ध्यान देना यहाँ पे क्या है, जब भी इनको कोई फूड पार्टिकल मिलता है तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फूड को एंगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से घूमने लग जाते हैं, एंड फिर कहीं फूड पार्टिकल दिखता है तो फिर उसके बाद वो उसको फिर से एंगल्फ कर लेते हैं। और इसी तरीके से इनका जो है इजेस्टेड वेस्ट, ऐसे ही इनका जो है फूड जो है डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद बाहर भी इसी तरीके से करते हैं। यहाँ पे है डाइजेस्टिव जूस, उसके बाद सिक्रीट होता है इनटू द फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल में ही डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होगा।
उसके बाद दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ग्रेजुअली डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, फिर धीरे धीरे जो है डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, जो भी वर्क होगा ऑर्गेनिज्म में। अनडाइजेस्टेड फूड, रेजिड्यू फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। सो अगेन वैक्यूल की हेल्प से अनडाइजेस्टिव फूड मैंने आपको दिखाया वो बाहर आ जाते हैं। दिस the basic process of digestion of food and release of energy is the same as in the animals. So otherwise बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं, जैसे एनिमल्स में होती कि डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलेगा, इनमें भी वैसा ही होता है, बस इनका टेक करने का एंड आउट करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। इन लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो अगेन हम नेक्स्ट चैप्टर में बाकी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है एंड एब्जॉर्ब कैसे किया जाता है इंटेस्टाइन के द्वारा टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अभी हमने बेसिक पढ़ लिया है कि इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, वो सारी चीज़ें। सो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक और टॉपिक बच रहा है यहाँ पे, डायरिया का है। डायरिया कब होता है? कभी कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायरिया। सो बेसिकली स्टूल पास जो होता है वो वाटरी होता है, जिसको हम दस्त बोलते हैं, लूज मोशन बोलते हैं इंग्लिश में। इट मे बी कॉज बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। तो उसमें हमें वोमिटिंग भी होती है, लूज मोशंस भी हो जाते हैं। सो ऐसा क्यों होता है? फूड पॉइजनिंग या फिर इंडाइजेशन, हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है एंड सीवियर कंडीशन है, इट कैन बी फेटल, कभी कभी इससे जान भी चली जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी का जो है लॉस ज़्यादा हो जाता है। दिस इज बिकॉज द एक्सेसिव लॉस ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। क्योंकि आपने जो भी फूड इंटेक किया और वो सारा चीज़ है वाटर के फॉर्म में बाहर निकल गया, सो हमारी बॉडी से लॉस हो गया वाटर का एंड सॉल्ट का, क्योंकि वाटर एंड सॉल्ट का एब्जॉर्ब करने का काम किसका था? लार्ज इंटेस्टाइन का, वो हुआ नहीं। सो डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, उसको आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, प्रॉपर उसका जो है दवाई लेना है। इवन बिफोर ए डॉक्टर इज कंसल्टेड, पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विथ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट। दिस इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ORS का घोल जिसको बोलते हैं। सो अगर आप डॉक्टर के पास नहीं गए तो तब भी घर पे पानी को गर्म करके उसको ठंडा करने के बाद उसमें नमक और जो है चीनी को मिला के पी सकते हैं। सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी कहीं कहीं का जो है वो ख़राब होता है, तो आपने उसको ले लिया या फिर स्ट्रीट फूड खा लिया जिसमें मक्खियाँ बैठती हैं, उन सब चीज़ों से डायरिया होता है। आई थिंक आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ ये रहा, ये भी मैंने आपको नहीं बताया, इसमें कुछ भी नहीं है। ये वो है, एक स्टमक की डिस्कवरी है कि एक कोई पर्सन होता है जिसको जो है गन शॉट हो जाता है, मतलब यहाँ पे लिखा है ना, मार्टिन वॉज बैडली हिट बाई शॉट गन। सो इसकी सर्जरी होती है, लेकिन जो अमेरिकन डॉक्टर होते हैं ना, वो स्टमक का पूरा होल क्लोज नहीं करते हैं, मतलब सो दैट कि वो देख सकें कि अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है। इसको आप खुद से रीड कर लो, बस यही है कि स्टमक का कैसे डिस्कवरी हुआ था। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं 3rd चैप्टर कराऊंगी। तो बाय बाय। अच्छे से पढ़ा होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपके। और यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है ना, इसको आप कीवर्ड्स को सॉल्व करने का कोशिश किया करो कि जो भी चैप्टर मैंने पढ़ा क्या मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं। अगर नहीं आई तो प्लीज़ वीडियो को एक बार दोबारा देखो एंड फिर समझो। तब तक के लिए बाय बाय।